कर लगता था जैसे शहर खुद सांस रोककर खड़ा हो गया हो। मैं हमेशा की तरह अपनी ऑटो के साथ तैयार था, लेकिन उस दिन का आसमान कुछ अलग ही था, जैसे बादलों ने चांद को निगल लिया हो। मेरे भीतर एक बेचैनी थी, लेकिन रोजाना की तरह मैंने सोचा ये भी एक आम रात ही होगी। पर मुझे नहीं मालूम था कि आज की रात में अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे गहरी छाया से गुजरने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से ऑटो चला रहा हूँ। शहर के कौन से मोड़ पर भीड़ रहती है और कौन से मोड़ पर जाने से ड्राइवर बसते हैं, मैं सब जानता हूँ। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ मैं कभी नहीं जाता था। वो था पुराना कब्रिस्तान। शहर के आखिरी छोर पर पड़ा हुआ, टूटी दीवारों और जंग लगे लोहे के गेट वाला वो कब्रिस्तान। अजीब बात ये थी कि वहाँ के पास से गुजरते हुए भी हर ड्राइवर अनजान सा व्यवहार करता था, जैसे किसी अदृश्य अनुशासन का पालन करते हो वो। मैं भी हमेशा दूरी बनाकर ही चलता था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा। मेरे ऑटो का मीटर धीरे धीरे टिक टिक करता जा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़कें खाली थी, हवा में धूल और सूखे पत्तों की गंध थी। सड़क बहुत लंबी थी और बाएं तरफ वही पुराना कब्रिस्तान था। फिर मैंने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाई, क्योंकि उस हिस्से से गुजरना मुझे हमेशा से भारी लगता था। लेकिन तभी मीटर ने अचानक ही खुद पे खुद चलना शुरू कर दिया। सवारी तो कोई थी नहीं, लेकिन किराए की गिनती ऊपर बढ़ रही थी। ऑटो का मीटर पहले तो 32 हुआ, और फिर 39, और फिर 51 हो गया। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। पीछे देखने की मैंने हिम्मत तक नहीं जुटाई। मैं बस आगे ही देखता रहा, लेकिन भीतर एक एहसास सा बढ़ रहा था कि शायद इस रात मैं अकेला नहीं हूँ। फिर जैसे मैं कब्रिस्तान की मेन दीवार के पास पहुंचा, तो मेरी नज़र अचानक ही दूर पड़ी। रोड के किनारे एक परछाई पर खड़ी थी। कपड़ों का रंग मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, पर वो आकृति बहुत ही अजीब तरह से स्थिर खड़ी थी, जैसे कि हवा उसे छू भी नहीं पा रही हो। तभी मेरे ऑटो का इंजन धीमा होने लगा, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। मेरे पैरों में एक हल्की सी कपकपी आने लगी। मैंने अपनी गाड़ी को दाएं मोड़ने की कोशिश की, पर ऑटो खुद पे खुद उसकी तरफ जाने लगा। और जब मैं करीब पहुंचा, तो वो परछाई अचानक से गायब हो गई। लेकिन मेरे ऑटो का मीटर अभी भी चलता जा रहा था, पर मैं आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक ही मेरी रीढ़ में एक तेज ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी ठंड मानो किसी ने भीगे हाथों से मेरी पीठ पकड़ ली हो। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। बिना पीछे देखे भी मेरी समझ में आ रहा था कि पीछे कोई है। वो महज एहसास नहीं था, वो हवा का एक तापमान भी नहीं था। वो बोझ था जो बहुत भारी था, जैसे कोई पीठ के बिल्कुल पीछे बैठ चुका हो। अब मेरे ऑटो का मीटर 117 पर पहुंच चुका था, और मेरी सांसें भी भारी होने लगी थी। मैंने कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। एक अदृश्य सवारी, एक ठंडी उपस्थिति, और ऑटो के हर हिस्से पर एक अजीब सी नमी थी। तभी मैंने मन ही मन सोचा, बस इस मोड़ तक किसी भी तरह से पहुंच जाऊं और तभी रास्ता बदल दूंगा। पर उस रात मेरा रास्ता मेरी मर्जी से तय नहीं होने वाला था। आगे कुछ मीटर चलकर मुझे वो नज़ारा दिखा जिसने मेरे अंदर की सारी ताकत खींच ली थी। कब्रिस्तान का जंग लगा हुआ गेट, जो सालों से बंद रहता था, आज रात वो खुला हुआ था। पेड़ों के पत्ते हवा में धीरे धीरे डोल रहे थे, और भीतर से एक धुंध बाहर की तरफ बह रही थी, जैसे अंदर कोई बहुत गहरी ठंडी सांस ले रही हो। मेरे ऑटो की लाइट सीधे खुले गेट पर पड़ी, और उसी पल मेरे ऑटो का इंजन बंद हो गया। और तभी मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, और फिर महसूस किया पीछे वाली सीट अब पूरी तरह से दब चुकी थी, मानो कोई बहुत ही भारी शरीर वहां पर बैठा हो। लेकिन मैंने अपनी गर्दन नहीं घुमाई। डर इतना था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने बारीकी से सरसराहट सुनी, जैसे कोई गीली मिट्टी से उठकर ऑटो की सीट पर बैठे हों और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा हो। फिर धीरे धीरे एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी। वो गंध ऐसी थी जैसे किसी इंसान की नहीं हो सकती। वो गंध ऐसी थी जैसे कब्र में लगी हुई काई हो, जिसे देखते मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे थे। मैंने इंजन स्टार्ट करने की भी कोशिश की, पर ऑटो मेरा जाम हो चुका था। तभी मेरे ठीक पास दाएं कान के पास एक बेहद ही हल्की गाढ़ी सी सांस चली।
उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत भारी, खोखली और दूर के कुएं से आती आवाज़ जैसी थी। मैं समझ चुका था कि पीछे कोई बैठा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे ऑटो की हेडलाइट सीधे कब्रिस्तान के खुले गेट के भीतर जा रही थी और उस धुंध में मुझे एक पुरानी उखड़ी हुई कब्र दिखाई दे रही थी। कब्र के पत्थर पर अजीब सी दरारें थी, जैसे किसी ने भीतर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। वो मिट्टी नई नई उल्टी हुई लग रही थी। वहाँ की मिट्टी अभी अभी खोदी हुई लग रही थी। फिर अचानक ही मेरे ऑटो का स्टीयरिंग खुद पे खुद मुड़ने लगा। लेकिन हैरान की बात यह थी कि मेरा ऑटो तो जाम हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरा ऑटो धीरे धीरे बिना इंजन के चालू हुए वो गेट के अंदर बढ़ने लगा। लेकिन ऑटो में पीछे की तरफ वजन भारी होता जा रहा था। तभी मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा ऑटो उस कब्रिस्तान के अंदर उस टूटे हुए पत्थर के बिल्कुल सामने खड़ा था। अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। पीछे जो कोई भी था वो खुद नहीं आया था। मैं उसके रास्ते को पूरा करने का अब जरिया बन गया था। अब मेरी सांसें भी टूट रही थी। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर को पूरा दबाया और फिर उसी पल पीछे का वजन अचानक से गायब हो गया, जैसे कोई हवा में घुल गया हो, जैसे वो वहीं का था और वहीं लौट गया। मेरा ऑटो उछलकर एकदम से आगे बढ़ा और कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकल गया। फिर उसके बाद मीटर ने खुद पे खुद रीसेट हो जाना शुरू कर दिया और फिर अंत में मेरे ऑटो का मीटर 0 हो गया। पर जैसे ही मैं उस सड़क से बाहर निकला तो वहाँ की हवा एकदम से गर्म हो गई और मेरी सांसें सामान्य होने लगी, लेकिन मेरा मन अभी भी खोखला था। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी नज़र डाली तो पीछे सीट पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सीट अभी भी हल्की सी गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उतरा हो। फिर उस रात के बाद से मैंने कभी भी उस रास्ते पर जाने की गलती नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी कुछ सवारियाँ हमेशा अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाती और वो किसी भी ऑटो, किसी भी ड्राइवर को चुन लेती हैं अपना छूटा हुआ रास्ता पूरा करने के लिए। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि आप उस रात की सवारी ना बने। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूँ और इस शहर ने बहुत कुछ दिखाया है। भीड़, शोर, हादसे और अजीब से लोग। लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ था उसने तो मेरी ज़िंदगी को एक ठहरे हुए डर की तरह मेरे अंदर जमा दिया। वो रात जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ पकड़ में लगे हैंडल को और कसकर पकड़ लेते हैं। उस दिन बारिश थमी थी और हवा में समुद्र की ठंडक घुल रही थी, लेकिन वो ठंड सिर्फ मौसम तक सीमित थी। असली ठंड तो मुझे थोड़ी देर के बाद महसूस होने वाली थी। असली ठंड तो मुझे थोड़ी देर के बाद मनहूस होने वाली थी। रात के करीब 12:30 बजे मैं बरसोबा लिंक रोड के पास खड़ा था। सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी और स्ट्रीट लाइट उस धुंध को पीले धुएं जैसा बना रही थी। लोग बहुत कम थे और गाड़ियां भी बहुत कम, लेकिन खामोशी ज़्यादा थी, असामान्य तरीके से बहुत ज़्यादा। मैंने तभी सिगरेट बुझाई और वापस से अपना ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि मेरी रियर व्यू शीशे में कोई हल्का सा धुंधला सा साया दिखा, जैसे कोई बस ऑटो के पास से गुजर गया हो। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक खामोश सुनसान सड़क थी। मैंने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया और कुछ सेकंड के बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे जिस्म पर छोटे छोटे रोम खड़े हो गए थे। फिर अगले ही पल मेरी पीठ के पीछे वाली सीट पर अचानक ही भारी महसूस हुआ, जैसे कोई चुपचाप बैठ गया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए और फिर ऑटो के अंदर का तापमान अचानक ही गिरने लगा। पहले लगा शायद बारिश की वजह से ठंडक बढ़ गई हो, लेकिन अगले 10 सेकंड में मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे और ऑटो का जो मीटर था, जो मैंने 2 महीने पहले ही लगाया था, वो धीरे धीरे नीचे जाता दिख रहा था, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मुंबई की रातों में ऐसा तापमान नामुमकिन है। मेरी सांस बाहर आते ही धुआं बनने लगी। मेरी गर्दन के पीछे किसी ठंडी चीज़ की छुअन महसूस हुई, जैसे बर्फ़ की उंगलियां हो। मुझे लगने लगा कि पीछे कोई है जो इंसान नहीं है और जिसका वजन अचानक ही महसूस हुआ था। फिर मैंने हिम्मत करके शीशे में देखने की कोशिश की तो शीशे में